नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 10 का हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी का तीसरा अध्याय भारत से हम क्या सीखें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको परिचय के बारे में बताएंगे, लेखक के बारे में बताएंगे, फिर आपको इसका पूरा कहानी बताएंगे, भारत से हम क्या क्या सीखें। अंत उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखाया जाएगा, शब्दार्थ को फेयर कॉपी में लिखनी है, याद करनी है और अंत में आपको प्रश्न उत्तर कराया जाएगा जिसे फेयर करके कॉपी में लिख के याद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सूचना कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें और इसमें जो भी आपको कुछ प्रश्न रह जाए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो इस कहानी के लेखक हैं, भारत से हम क्या सीखे हैं, तो इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। तो सबसे पहले मैक्स मूलर के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थे, क्या थे, कैसे थे। तो मैक्स मूलर जो है, इसका नाम पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्या नाम है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और इसका जन्म जो हुआ था जर्मनी के डेवोस में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। तो यानी ये एक जर्मन व्यक्ति थे मैक्स मूलर, ठीक है। और जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए थे तो उसके पिता विल्हेम मूलर नहीं रहे थे। यानी कि मैक्स मूलर 4 वर्ष की ही थे तभी उनके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और पिता का नाम क्या था? विल्हेम। क्या था? विल्हेम, विल्हेम मूलर, ठीक है। उनके पिता का नाम था विल्हेम मूलर। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। दयनीय मतलब क्या होता है? बहुत ही कमजोर हो गई थी, नाजुक हो गई थी। दयनीय मतलब क्या हो जाएगा? नाजुक हो गई थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी, ठीक है। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। इसके उपरांत भी उनकी शिक्षा जारी रही। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। यानी वो बचपन से ही संगीत में, ग्रीक में और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। और वे लैटिन में कविता भी लिखने लगे थे, लैटिन भाषा में कविता भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। यानी कि इन्होंने बाद में क्या किया? संस्कृत का भी अध्ययन किया। संस्कृत कौन सी भाषा है? संस्कृत एक भारतीय भाषा है, इसका भी अध्ययन किया था। कहाँ पे किया था? तो ये किए थे लिपजिंग, लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। और उन्होंने हितोपदेश, हितोपदेश का जर्मन भाषा में क्या किया था? अनुवाद प्रकाशित करवाया था। और इसी समय उन्होंने कठ, कैन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन भाषा में पदानुवाद भी करवाया। पदानुवाद मतलब हो गया पद के रूप में अनुवाद करवाया था। यानी कि इन्होंने काफी सारी भारतीय भाषाओं में लिखित पुस्तकों का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था। तो किसने? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वत्व को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। वैदिक तत्वत्व यानी कि वैदिक मतलब वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तत्वत्व को क्या है? मूल स्रोत माना है। वैदिक मतलब हो गया एक तरह से पुराने जमाने से जो चला आ रहा है। और स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। वेदांतियों का भी वेदांती किसको कहा गया? मैक्स मूलर को कहा गया है। और ऐसा कौन कहा था? तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने कहा था। किसको? मैक्स मूलर को। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। यानी वो भारत के प्रति आस्था रखते थे। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्ञी विक्टोरिया, साम्राज्ञी विक्टोरिया, ये महारानी विक्टोरिया कहाँ की थी? तो ये यूके की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया ने 1868 में उन्हें अपने ऑसबॉर्न प्रसाद में ऋग्वेद और संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था,
ठीक है। और उस समय उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। नाइट की उपाधि किसको प्रदान कर दी? मैक्स मुलर को। और आपको अगर याद है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत में नाइट की उपाधि किसको दिया गया था, और उन्होंने फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटाया भी था, तो उनका नाम जरूर कमेंट करके बताएं। किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी थी। नाइट की जो पदवी थी किसको तुच्छ लगी थी? मैक्स मुलर को। और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 में निधन हो गया। यानी सन 1900 में क्या हो गया था? उनका निधन हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा कांग्रेस अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। यानी ये भी एक क्या है? भाषण की ही एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, और जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इसका भाषांतरण कौन किया है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीख सकती है और ग्रहण करती आई है। उनके लिए यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और इसकी सभ्यता संस्कृति से कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेश स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है, और नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। यानी इस भाषण से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये भाषण आज भी उतने ही प्रासंगिक है। तो चलिए आते हैं अब हम लोग अध्याय पर। तो अध्याय का शीर्षक है भारत से हम क्या सीखें। तो यानी कि भारत से हम क्या क्या सीख सकते हैं या क्या सीखे हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो मैं बताऊंगा कि वह देश कौन है? भारत। ऐसा कौन कहते हैं? लेखक। लेखक कौन है? मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। और इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है, याद रखना है। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है, यानी भारत के भूतल पर ही क्या स्वर्ग आ गया। ऐसा मानो कि भारत के भूतल पे ही क्या आ गया? स्वर्ग आ गया। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है, तो और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का विचार उसमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांटो जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं, तो मैं यहाँ भी भारत का नाम लूंगा। यानी कि भारत के भी विद्वान बहुत कुछ किए हैं, वैज्ञानिक जो है बहुत कुछ किए हैं, और उनको जो है भारत से काफी लगाव भी दिख रहा है। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा ही में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसे कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतर्मन परिपूर्ण और अधिक स्वांगीन और अधिक विश्वव्यापी, यूं कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, तो यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर से क्या करूंगा? किसका नाम लूंगा? भारत का नाम लूंगा। यानी कि भारत का अगर हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, वहां के बारे में पढ़ते हैं, भारत के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। यानी कि यहाँ पे शास्त्रों को किस तरीका से जीवन जीना है, हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
ये सारे चीज दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? तो भारतीय शास्त्रों में बताया गया है, भारतीय सभ्यताओं में बताया गया है। तो यहाँ से इससे क्या होगा, आप विश्वव्यापी बन सकते हैं। आप क्या बन सकते हैं? विश्वव्यापी बन सकते हैं, संपूर्णतया मानवीय बन सकते हैं। यानी पूर्ण रूप से क्या बन सकते हैं? मानवीय बन सकते हैं। और आपका अंतर मन क्या होगा? परिपूर्ण हो जाएगा। और आपका जो सोच है वो क्या हो जाएगा? सर्वांगीण हो जाएगा। सर्वांगीण हो जाएगा मतलब सभी के लिए अच्छा सोचेंगे। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। जो लोग आकलन आजकल के भारत में घूम कर आए हैं, उन लोगों का अधिकतर भारत के कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की याद है, शहर की ही याद है। जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। तो लेखक महोदय का मानना है कि आप लोग जो भारत वर्तमान में घूमते हैं, तो भारत के बड़े बड़े शहरों में घूमते हैं। बड़े बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली घूमते हैं, मुंबई घूमते हैं, कोलकाता घूमते हैं। तो ये बड़े बड़े शहरों में घूमते हैं, लेकिन सच्चा भारत के दर्शन कहाँ पे होंगे? तो सच्चे भारत का दर्शन गांव में होगा, यानी कि ग्रामीणों में होगा। गांव में होगा तो गांव घूमिएगा तभी आपको सच्चे भारत का क्या होगा? दर्शन होगा। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। वांछनीय मतलब जैसा हम चाहते तो वैसा ही। और केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यानी कि भारत में आज भी सब कुछ है, बस क्या है, हमें पहचानने की क्या होना चाहिए? आवश्यकता है कि हम कैसे पहचानें। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है, तो उसके विकास और पोषण के लिए भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यानी कि आप अगर कुछ विशेष रूप में कुछ विशेष करना चाहते हैं, कोई विशेष क्षेत्र में है, कुछ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो भी आपको भारत में क्या मिलेगा? मंच मिलेगा। यदि आपने उस बड़ी-बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो, जिसके बारे में हमने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया है, तो आपको अपने भारत प्रवास में को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी कि आपको अगर विकास के बारे में जानना है, पोषण के बारे में जानना है, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। और भारत में बड़ी-बड़ी समस्याएं भी है, लेकिन उसके क्या है? जैसी जैसी समस्या है वैसे वैसे उसके क्या है? समाधान भी है। यानी कि समस्या तो है और उसका क्या है? समाधान भी मिल ही जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं, तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यानी कि आप जियोलॉजी, भूविज्ञान के इंग्लिश में कहते हैं क्या? जियोलॉजी। यानी कि आप भूविज्ञान में अगर अभी रुचि रखते हैं, तो भी आप यहाँ भारत में देख सकते हैं। विशाल हिमालय से लेके समुद्र तक आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा, पठार भी मिलेगा, सारे चीज मिलेगा आपको यहाँ पे। यदि आप वनस्पति जगत में विचारना चाहते हैं, तो भारत का एक ऐसी ही फुलवारी है जो हरकस, जो हरकस जैसे उनके वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हरकस अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, उसी प्रकार भारत में भी आपको आकृष्ट कर लेगा अगर आप वनस्पति विज्ञान के हैं तो। यानी कि आप वनस्पति विज्ञान से कोई भी खोज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरह का टैलेंट मिलता है, तो आपको हर तरह से क्या मिलेगा? आपको हर तरीका से कर, तो आप वनस्पति के क्षेत्र में भी यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको आर्द्र भूमि भी मिलेगा। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड। तो वेटलैंड भी है, तो आप वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रकार की वनस्पति आर्द्र भूमि में ही पाई जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके उसका भी क्या कर सकते हैं? अपना खोज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है, तो आपका ध्यान श्री हैकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन की के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। और भारत का यह
यह काल उनके जीवन के सबसे सुनहरे सपनों की साकर क्या लिखल है, साकारता जैसा है। मतलब उनके यहाँ पे आपको हर चीज मिलेगा, कहने का मतलब अगर जीव जंतु में भी आप अध्ययन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे भारत का एक द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का बात करें तो लक्षद्वीप में आपको विभिन्न तरह के जीव जंतु का भी अध्ययन करने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे मोती वगैरह पे भी आपको देखने को मिलेगा। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीती जागता संग्रहालय ही लगेगा। निर्वंश विद्यालय मतलब हो गया आपको न, मतलब ये निर्वंश विद्या यानी नृत्य विद्या का बात करें, नृतत्व शास्त्र या मानव शास्त्र की बात करें तो इसके लिए भी आपको क्या मिलेगा, भारत एक जीता जागता क्षेत्र मिलेगा। जैसे भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग नृत्य शैली है। जैसे उत्तर भारत की बात करें तो कथक है, इस तरीके से केरल का आंध्र प्रदेश का बात करें तो कुचिपुड़ी है। तो उसी तरीके से आपको भारत में अलग अलग क्षेत्रों में क्या करेगा, अलग अलग नृत्य शैली और गान शैली आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक में बात करें तो यक्षगान मिल जाएगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व संरक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा भारत के विध्वंसों को खोद कर निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो जाएगा। यानी कि आप कनिंघम का बात करते हैं तो उसमें भारत के स्वतंत्रता से पहले जो है भारत के सर्वेक्षण पुरातत्व पुरातत्व सर्वेक्षक थे। कौन थे? पुरातत्व 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 का मतलब क्या होता है, यानी पुरानी चीजों का खोज करने वाला। तो उसमें कौन थे? कनिंघम थे। तो अगर उनकी किताब पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत में अभी भी बहुत कुछ खोजा जा सकता है, खुद ब खुद खोजने लगेंगे। ठीक है। तो यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, यानी कि आप अगर पुराने सिक्कों के लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, ब्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैगडियन, शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। यानी कि इन सारों के सिक्के आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन सारे लोगों के सिक्के, इन सारे मतलब सम्राटों के सिक्के देखने को मिल जाएंगे। जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल बना तब वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा एक घड़ा मिला था। और वारेन हेस्टिंग ने अपने मौलिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के व अ, भिजवा दिया। यानी कि वो कहाँ पे दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भिजवा दिया। यह एक ऐसा उपहार होगा जिसका गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। यानी कि उसको जो भी घड़ा मिला सोने के सिक्के से भरा हुआ वो क्या किया? भिजवा दिया। कौन? वारेन हेस्टिंग। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही ना पाए। उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी और अब वह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण क्या लिखा हुआ है, भविष्य में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं क्या हो, यहाँ पे घटनाएं हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना हो। यानी कि यहाँ पे जो सिक्का मिला था तो वारेन हेस्टिंग भेज दिया उसको कहाँ पे? इंग्लैंड। इंग्लैंड भेज दिया तो वहां पे उनको ऐतिहासिक कंपनी के पास भेज दिया और कंपनी को उस समय ऐतिहासिकता के बारे में उसका कुछ पता ही नहीं चला और वो क्या किया? उस सोने के सिक्के को गला दिए। टोटल सोने के सिक्के को क्या किए? गला दिए। दैवत्व विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत्व मतलब दैविक विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके परिणाम से फलस्वरूप
संपूर्ण दैवत विज्ञान में को नया स्वरूप अ, प्राप्त हो गया है, किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक से रूपरेखाएं अभी निर्मित होती हैं और यह कार्य उतने सही ढंग से भारत में हो सकते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। यानी कि अगर दैवत विज्ञान पे भी यानी देवी देवताओं से जुड़े विज्ञान पे भी खोज करना है तो वो केवल कहाँ पे संभव है? केवल भारत में संभव है और कहीं पे ये चीज संभव नहीं है। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित महा कहावतों तथा दस्त कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उदाहरण के लिए शेर की खाल से में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लूटो के कटिलस में मिलती है। तो यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी और इसी प्रकार हम न्योला या चूहे के से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं अ, जिसे एक सुंदरी के रूप में यानी एफ्रोडाइट की एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किंतु जो एक चूहे को देखने की तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कक्षा से सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनानी में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व की चौथी शताब्दी में ही स्ट्रिटिस की कहानियों में स्थान कैसे आ गई। इस क्षेत्र में भी बहुत काम करना शेष होगा। यानी कि यहाँ के जो प्राचीन पुस्तक और उसमें जो कहानी है या कहावतें हैं या मुहावरे हैं, उन सब का भी कहाँ पे इस्तेमाल देखने को मिल रहा था? तो यूनानी लेखकों में देखने को मिल रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। हमें इससे भी और अधिक प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहां भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अब अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर गई है। यथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रभावित हो चुका है कि सोलेमन के समय में ही भारत की सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। यानी सोलेमन के समय में ही यहाँ से भारत के जो है भारत से सीरिया या फिर फिलिस्तीन जो कि आज इजराइल बन गया है, फिलिस्तीन पे ही इजराइल बना हुआ है, तो यहाँ पे तक फैली हुई थी और यहाँ के जो कथा है वहाँ पे भी मिलती है। अब ये कहना मुश्किल हो रहा है कि यहाँ से कथा यूनान में गया या यूनान से कथा भारत में आया, तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, तो ये वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं ला जा सकती हैं। यानी क्या वहां पे निर्यात में लिखा हुआ है कि हाथीनाथ आया है, बंदर आया, मोर आया, चंदन आया है, तो ये सारी वस्तुएं एक साथ कहाँ पे उपलब्ध है? तो केवल और केवल भारत में उपलब्ध है। और यह मान लेने की कोई कारण नहीं कि प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापार संबंध कभी बिल्कुल अ, ठप हो गया था और यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल यानी कि 10वीं-11वीं शताब्दी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। यानी कि 10वीं-11वीं शताब्दी में भी यूरोप के साथ भारत का व्यापार चालू था। तो किसके साथ रास्ते चालू था? तो यही भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी।
जहाँ पे अभी चौक लगा के बैठा हुआ कौन, अमेरिका और ईरान। तो वो फारस की खाड़ी होते हुए क्या होता था, भारत का व्यापार होता था किससे, यूरोपीय देशों के साथ। आपसे ये आप में से कईयों ने भाषाओं का यह का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको यह क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों का के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। वहां आपको आर्य, द्रविड़, मुंडा जैसे अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उसके साथ रूसी, पूसी, हून, अरब, ईरानी, मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। यानी भारत में अलग अलग आक्रांता आए तो वहां से अलग अलग भाषाएं आई और यहाँ पे सब भाषाओं का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। यानी भाषा मिश्रण भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ, यदि आप विविध शास्त्रों या कानून के विद्यार्थी हो तो आपको विधि संहिताओं में के ऐसे ऐतिहासिकता की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम, के जर्मनी के विधि शास्त्रों की ऐतिहासिकता से सर्वथा भिन्न होते हुए भी उनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारिक सूत्रों की ही ले लें तो ये धर्म सूत्र मानव धर्म शास्त्र को कैसे परिवर्तित विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यानी कि आप कानून भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो सीखना चाहते हैं तो उसका भी आपको अच्छा अवसर मिलेगा। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के से समृद्ध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैश्विक को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। यानी कि आपको ये सब चीज कहाँ पे देखने मिल जाएगा, भारत के ग्रामों में। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव और उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्यमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि और बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारवासियों पारसियों के ज्योतिष धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। यानी कि आज भी नई नई चीजों के यहाँ पे क्या होता है, उदय होते रहता है। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र यानी सभी जगह अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राचीन का भी अनुभव होगा और भविष्य का भी अनुभव होगा। यहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो आपके किसी पुरातन विश्व की ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, यह समस्या चाहे लोकतांत्रिक शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद के प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानून मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई भी बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व की अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदाशयता
को जानने वाला पाठ की प्रचुर परिमाण को में पढ़ने को मिलेगा। यानी कि आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे पुस्तक भी पढ़ने को मिलेंगे जो मानवीय हृदय को छू लेते हैं। मानव मस्तिष्क के ऐतिहासिकता के इतिहास के उस अध्ययन में भी या यूं कहें कि आप हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में अपने सच्चे आत्मा रूप की पहचान भारत का स्थान किसी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन या विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो अथवा रीति रिवाजों व समस्याओं का, प्राचीन कला या शिल्प कला का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इसमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या ना चाहें आपको भारत की शरण लेनी ही होगी। भारत क्योंकि मानव इतिहास से समृद्ध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपदेश प्रमाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। यानी कि आपको किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करना है या खोजबीन करना है तो आपको भारत का सहारा लेना ही पड़ेगा। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्यान, विवेचन कर लेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं अभी आपसे भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत के उस अत्यधिक प्राचीन भाषाओं की चर्चा करूँगा जिसका नाम संस्कृत। और अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वश्रेष्ठ क्यों है। तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा में से भी संस्कृत का काल पुराना है। यानी ग्रीक भाषाओं से भी पहले का है क्या? संस्कृत ग्रीक भाषाओं से भी पहले का है। जिस रूप में अब आज वह हम तक पहुंचती है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित रहे। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है और निसंदेह यह भी अनुभव किया जा रहा है कि उन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, किंतु समस्या यह भी थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता है कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन की कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाएं और पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। यानी कि हर भाषा का उद्गम कहीं न कहीं संस्कृत ही है। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच संस्कृत या बैटी की तत्काल लोगों की एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। स्थिति निश्चित ही संस्कृत इन सभी भाषाओं का क्या है? अग्रज है। यानी कि सभी भाषाओं में अग्रज भाषा कौन सी है? तो वो संस्कृत है। इसमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषाओं में सर्वथा भुला दी गई हैं। यदि आप आग के लिए संस्कृत का अग्नि, लैटिन का इनियस एक ही शब्द मिल जाता है तो
निभ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथानियन इंग्लिश लिथानियन स्कॉटिक भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषाएं भी इस भाषा से परिचित थीं, भले ही वह कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न आग क्यों न कर लिए गए हों, यानी कि दूसरे शब्द बना लिए गए हों। तो यानी कि यह है कि कहने का अर्थ है कि संस्कृत के ही सभी भाषाओं से क्या है, अग्रज है, और संस्कृत के शब्द लगभग सभी भाषाओं में देखने को मिलते हैं। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, और यह बता माना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहा, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो गया। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक भाषाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहां हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूसह, ग्रीक में मूस और लैटिन में मूस, पुरानी स्लोवोनिश में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। इससे हम यह इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथिकरण के आधार पर ही कर सकते हैं, तो चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था, ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कोई घपला ना हो पाए। तो इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांचों के टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र भी भांति भांति के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व संस्कृति अथवा कुछ कमोबेश से एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही नहीं, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी के में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों के जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है, वह उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया को ही उपलब्ध थी। अब आप की ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। यानी कि इन सभी भाषाओं के बारे में जानना है तो काफी पौराणिक स्थिति को देखना पड़ेगा, काफी प्राचीनतम, यानी कि हमको पीछे से पीछे जाना पड़ेगा, उस समय तब हम भाषा की इस स्थिति को देख पाएंगे। इस प्रकार हम सम्मिलित स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी और शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी, और यह भी उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपराओं के प्रवाह के उतार चढ़ाव में घिसकर गंज कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा के प्रकृति और प्रत्यक्ष के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक एस्मी जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरे भाषाओं में अस्मि जैसे शुद्ध और उपयुक्त शब्द मिल जाते हैं, यानी कि मैं को क्या दूसरे भाषा में अस्मि भी कहते हैं, और उन भाषाओं के में खड़ा होता है। यह ठहरन यह ठहरन हूँ या ठहरन हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ, और मैं बदलता हूँ जैसे क्रियाएं भले ही मिल जाएं, किंतु अस्मि और मैं हूँ यह क्रिया केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो चुकी है। यानी कि अस्मि और मैं हूँ ये भाषा कहाँ थी, केवल आर्य भाषाओं में थी। आर्य भाषा क्या है ना, आर्य भाषा ये प्राचीन भाषा है, और मध्य एशिया से आए हुए जो प्रथम भारतीय थे ना, यानी कहते हैं भारत में जो आए हैं लोग वो कहाँ से आए हैं, तो मध्य एशिया से हैं, और उनकी भाषा क्या थी, उनकी भाषा थी
आर्य भाषा। तो इस बात को याद रखेंगे। मैं ऐसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्य के दुराचारों और उनके जातियों के क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातत्व और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक या परिचायक है, और भाषा की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी ना पढ़ पाते। और भारत यदि हमें एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी ना पढ़ा पाता, तो भी हम इसे ही इतना कुछ सीख जाते हैं जितना कोई दूसरा भी भाषा कभी ना सीख पाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य। याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ, यानी संस्कृत भाषा का भी बात करें तो इसका 3000 साल से भी पहले से ही यह भाषा चली आ रही है, और यूनान व रोमन के संपूर्ण इतिहास से भी कहीं अधिक विशाल है। यानी कि यूनान और रोमन का बात करें तो उसके भी इतिहास से भी ये क्या है, विशाल है। मुझे एक दिन की याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था, और तभी एक साध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर क्ली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों न जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के-फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रही हैं, किंतु मास्टर साहब ने तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्या संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्यामपट्ट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तत्व उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा, यानी कि झुकना ही पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार का कोई सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक और इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी हैं और बहुत विस्तृत हो गई हैं। अब यह जानने लगे हैं कि जैसे पहले समझा जाता था, वास्तव में हम कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटे प्रलय या भौगोलिक उथल-पुथल के कारण भी अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाएं, और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्यभूत आश्चर्यविभूत होंगे, यानी वो आश्चर्य करेंगे। और संस्कृत की खोज से तो हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति है। ठीक है, और इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है, और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार उठी है। यानी संस्कृत जो एक समय में लुप्त हो गया था, धीरे धीरे वो क्या हो गया, फिर से आ गया। और संस्कृत की भाषा की तुलना करें तो वो ग्रीक से भी मिलेगा, यूनानी से भी मिलेगा, तो इनके शब्दों यहाँ यहाँ से मिलते हैं। संस्कृत तथा दूसरे आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं, तथा लाखों करोड़ों अम, अजनबियों तथा बर्बर समझने वाले लोगों को भी हमने अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे, अपितु अपने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास के वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है, जो पहले नहीं हो पाया था। तो भाषा विज्ञान के द्वारा हम अब तक तो निष्कर्ष निकालते हैं कि वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते, यानी बिना संस्कृत के भाषा विज्ञान की बात करना व्यर्थ है।
यानी कि अगर भाषा विज्ञान की बात करें तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो उसकी शुरुआत होगी संस्कृत से। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को गहना पहचानिए और इस फ्रेम उक्ति को क्रियान्वित सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित पाता है और यह जान लेता है कि अपने जीवन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की और कौन सा मार्ग अपनाया और कहाँ पहुंचना है। हम सब भारत पूर्व से आए हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने में ऐसी प्रत्येक व्यक्ति को जिससे इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाना हो, भले ही वह प्राचीन विद्या विषाद हो, ये एक तरह से क्या धरोहर हो ना हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि यह नानाविधि स्मृतियों से भरे अपने पुराने घरों की ओर जा रहा है। यानी कि हम लोग धीरे धीरे अपने संस्कृति सभ्यता की ओर क्या कर रहे हैं, लौट रहे हैं। अगले वर्ष जब तक आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि इसकी आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स की उस समय हुआ था और जब उन्होंने इंग्लैंड से प्रारंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया। सुनिए उन्हीं शब्दों में, जिस भारत यात्रा की ललक से मेरे मन में उठ रही थी, पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए समुद्र यात्रा कर रहा हूँ कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने है। ठीक है, ऐसा कौन कह रहे थे, तो ये कह रहे थे कौन, तो ये कह रहे थे, यहाँ पे देखिए समुद्री विलियम जोन्स। हाँ, विलियम जोन्स का ये कहना है। फारस व ईरान हमारे बाईं ओर तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाजों के पिछले भाग से टकरा रही है। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हो रहा वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है और एशिया की यह भूमि नानाविध विज्ञान की धात्री और आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी है। यानी कि बहुत सारी कलाओं की जननी किसको माना जाता है, कौन से देश को माना जाता है, तो वो माना जाता है भारत। एक से बढ़कर एक शानदार कार्यकलाप और दृश्य भूमि मानव प्रतिभा के उत्पादन के प्रति अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य सरकार, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषाओं, लोगों के रंग रूप, आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र समाज की दृष्टि से देखी जा रही है। यानी कि भारत में सभी चीज क्या है, परिपूर्ण है। भारत में सभी चीज परिपूर्ण है, जो चाहे आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं यह कहने बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। ये कह रहे थे सर विलियम जोन्स। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे ही अभी ना जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्षीय सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अप्रशांत सागर में डूब रहा है और तो उनके पीछे इंग्लैंड की
सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट यानी प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही वह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपने कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। और जो बात यह स्थिति आज से 100 वर्ष पहले की थी, आज भी वैसी ही है, या कहूँ कि भारत भी वैसी ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद अब तक प्राप्त पाश्चात्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी-बड़ी अनेक विजयें प्राप्त की हैं। तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय को कुछ भी शेष नहीं रहा। यानी कि अभी भी भारत में सब कुछ है, यानी कि भारत आपको मार्ग दिखा सकता है, दर्शन दिखा सकता है, हर क्षेत्र में आपको खोज के लिए अवसर प्रदान कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो शब्दार्थ को देखते हैं सबसे पहले। तो शब्दार्थ है अवलोकन। अवलोकन का अर्थ होता है देखना या प्रदीप्त करना या महसूस करना। फिर है अवगाहन, इसका अर्थ है स्नान, गहरे डूबकर समझने की कोशिश करना। और वांछनीय, वांछनीय का अर्थ होता है चाहने योग्य या कामना करने योग्य। निर्वंश विद्या, इसका अर्थ होता है नृतत्व शास्त्र या मानव शास्त्र। परिमाण का अर्थ है मात्रा। दारिश का अर्थ होता है मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार को ही हम लोग दारिश कहते हैं। प्रेषित का अर्थ होता है भेजा हुआ। और दैवत्व विज्ञान का अर्थ होता है देव विज्ञान। प्रयत्न युग का अर्थ होता है प्रागैतिहासिक युग या प्राचीन युग। अनुरूप का अर्थ होता है समानता या सादृश्य। क्षय का अर्थ होता है छीजना या विनाश। अपरिहार का अर्थ है जिसे छोड़ा ना जा सके या अनिवार्य। क्षीयमान का अर्थ होता है नष्ट होता हुआ। मसला का अर्थ होता है मुद्दा या विषय। सदाशयता का अर्थ होता है उदारता या भल भल मनसाहत, यानी कि भले मन से किसी की सहायता करना। सर्वातिशायी का अर्थ होता है जिसके सारी चीजें समाहित हो सके। विद्यमान का अर्थ होता है वर्तमान या फिर उपस्थित। अहेतुकवाद का अर्थ होता है ऐसा सैद्धांतिक जिसके हेतु या कारण की पहचान ना सके हो सके। सर्वथा सर्वथा का अर्थ होता है पूरी तरह से। ज्ञातत्व का अर्थ है जानने योग्य। सारभूत का अर्थ है सार या निष्कर्ष कहा जाने योग्य आधारभूत। अजनबी का अर्थ होता है अपरिचित अज्ञात। बर्बर का अर्थ होता है जंगली या असभ्य। सुविस्तीर्ण का अर्थ होता है अति विस्तृत या फिर खुशफैल या फिर पूरी तरह से फैला हो। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है जिसकी व्याख्या ना किया जा सके। धात्री का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाला अथवा धारण करने वाला। अपरंत का अर्थ होता है पश्चिमी। परिणत का अर्थ होता है परिवर्तित या फिर जिसका परिमाण सामने आ गया हो। पाश्चात्य का अर्थ होता है पूर्वी या फिर पश्चात या विलोम, जहां भारत के अर्थ में, भारतीयों के अर्थ में, यानी पूर्वी सभ्यता में आ जाएगा भारतीय और पश्चिमी सभ्यता में अमेरिका वगैरह और सब देश आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा भारत देश। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत ऐसा देश है जहाँ मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम
साक्षात्कार हुआ है। यह जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। भारत में भूतल पर ही स्वर्ग की छटा बिखरती है और यहाँ की धरती प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय गुण, मूल्यवान रत्न, प्राकृतिक संपदा एवं मनीषियों के आध्यात्मिक एवं मुनिशियों यहाँ पे लिखना है क्या पे मुनिशियों के आध्यात्मिक चिंतन से परिपूर्ण है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञात एवं वातावरण का सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र कहीं नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं और भारत की सारी परंपरा का आधार ऋषि और कृषि पद्धति है और गांव में ग्राम पंचायत व्यवस्था देखने को मिलेगा। कृषि व्यवस्था और मंदिर व्यवस्था आदि जो केवल में मौलिक रूप से देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? उत्तर, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए भारत में पहुंचने के बाद वहां से ज्ञान, सामाजिक अवस्थाएं, विज्ञान आदि का संग्रह और उन्नयन करने की दृष्टि हो। सर विलियम जोन्स की तरह नए युवा अधिकारी भी स्वप्नदर्शी हो और गंगा सिंधु के मैदानों में संग्रहणीय वस्तु एवं विद्या इंग्लैंड लावे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, तो प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि देखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने कहा है कि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में हो तो भारत में आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा। लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानून मामला, सीखने या सिखाने योग्य कोई भी बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जिसे विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किन दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं का हवाला दिया है और क्यों? तो उत्तर है, वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। कंपनी के निदेशक उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए और उन मुद्राओं को गला डाला। वारेन हेस्टिंग्स के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। फिर वह सोचा कि आगे से सावधानी रहे कि ऐतिहासिक वस्तुओं को बचाया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में मानवीय क्षेत्र में नवजीवन का
संचार हुआ है और समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा उनके अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही हैं। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया है कि शेर की खाल में गधा वाली कहावत पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रेटिलस में मिलती है और इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान के एक नीति कथा से मिलती है। अर्थात भारतीय नीति कथाएं यूनान से कैसे जुड़ी यह एक शोध का विषय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन करने पर कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग मिलता है। इन संस्कृत शब्दों के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दंत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिसर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती हैं। ऐतिहासिक अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है कि 10वीं-11वीं सदी में भारत के पास यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक युवा अंग्रेज अधिकारियों जो भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित हुए थे उनके लिए भारत के ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण अर्थ बतलाया है। अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून की पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है। तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 9। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो उत्तर, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र बना रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव और उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है और बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के ज़रथुस्त्र धर्म की यह शरणस्थली है और आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्रों में विश्व का आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ती है, स्पष्ट करें। तो उत्तर जगह, भारत में अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहां आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्याओं को ले सकते हैं। वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो।
चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानून मसला। सीखने या सिखाने योग्य कोई भी बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेंगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताओं और महत्व बतलाए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी है कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी तरह से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चय ही संस्कृत इन सभी भाषाओं की अग्रजा मतलब पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा किसी देश अथवा राज्य की प्राचीन काल इतिहास को जानने के लिए आवश्यक है कि पहले हम वहां की भाषा की प्राचीनता को जानें। यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक भाषाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हम आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। तो भाषा के सहारे आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता एवं सांस्कृतिक अवस्था को भी जाना जा सकता है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें बहुत पीछे हटना होगा और पीछे हटकर हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी। अतीत के अध्ययन से हम पाते हैं कि आदि आर्य भाषा चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिसने वाली चट्टान रही है। लेखक इसे वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता है क्योंकि यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों दुराचारों और उसके जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा में कहीं अधिक ज्ञातत्व और पठनीय है। चलिए तो यहाँ पे पठनीय है, लास्ट में है लिख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों का भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीख है, अपितु इतने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह अपने सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जेम्स की तरह अपने सपने देखने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन करते हुए जो अनुभव किया था वह सुखद था। उन्होंने अनुभव किया था कि एशिया की यह भूमि नानाविध विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से बढ़कर एक शानदार कार्यकलापों की सदृश दृश्य भूमि
और मानव प्रतिभा की जननी और एवं धार्मिक विकास की केंद्र भूमि तथा रीति रिवाज परंपराओं भाषाओं की दृष्टि विविध विविधता के कारण सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाने वाली पवित्र भूमि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिसाय अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। भारत विजय का सिकंदर ने स्वप्न देखा था, उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के लिए नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है। लेखक ने कहा है कि नए सिकंदर को जो यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदान में अब उसके विजय करने के लिए कुछ विशेष नहीं रहा। आज भी अध्ययन शोध विश्व की विविध प्राचीनतम ज्ञान विकास सूत्र प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की जा सकती है। विश्व के सर्वांगीण विकास हेतु आज भी भारतीयता के सम्यक ज्ञान की आवश्यकता को लेखक ने अनिवार्य बताया है। साथ ही साथ भारत में असीम संभावनाओं पर बल दिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात यानी इसका ग्रामर को देखेंगे, व्याकरण को देखेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष पद चुने। तो पहला वाक्य है, उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार। तो इसमें जो है उपलब्धियों और साक्षात्कार ये क्या है? विशेषण है। और उत्कृष्ट या सर्वप्रथम ये क्या है? तो यहाँ पे जो है इसमें विशेषण और विशेष चुनना है। तो विशेषण हो जाएगा उपलब्धियों और साक्षात्कार और विशेषण हो जाएगा उत्कृष्टम और सर्वप्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोग, इसमें विशेष हो जाएगा लोग और विशेषण हो जाएगा यूरोपियन हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन। तो इसमें विशेष जो है जन्म या जीवन और विशेषण है अगला या शाश्वत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही आज का भारत। ही क्यों आज का भारत? इसमें विशेष है भारत और विशेषण है पुराना आज 2-3 हजार वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां। इसमें विशेष हो जाएगा स्मृतियां या बचपन और विशेषण हो जाएगा मधुर, भूले और बिसरे। अगला प्रश्न देखते हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी। तो इसमें विशेष से हो जाएगा लोगों और विशेषण हो जाएगा बर्बर, लाखों करोड़ों। प्रश्न संख्या 2। अग्रज की तरह जा प्रत्यय जोड़कर 3-3 शब्द बनाए। तो उत्तर हो जाएगा अनुजा, भानुजा और भ्रातृत्व। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाए। तो प्र से बन जाएगा प्रणाम, प्रसंग और प्रवाह। नि से बन जाएगा निधन, निश्वास और निषेध। अनु उपसर्ग से बन जाएगा अनुभव, अनुगमन और अनुमान। अभि उपसर्ग से बन जाएगा अभिज्ञान, अभिमान और अभिनंदन। विज उपसर्ग से बन जाएगा विज्ञास, विश्वास और विनाश। प्रश्न संख्या 4। वास्तविक में इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय से 5 शब्द बनाइए। तो इक प्रत्यय से 5 शब्द हो जाएगा कौन कौन?
नैतिक, मौलिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और साहसिक। तो यहीं पे ये वीडियो अब हम लोग का होता है समाप्त। बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो में। तो आपको ये चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है शेयर और लाइक। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है। इस वीडियो में जो भी आपको प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, हमने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।